अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज की जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं उससे आपको सबसे पहले आगाह करता हूं। जो सबसे पहली हमारी स्टोरी वो ये है कि जी पाकिस्तान और इंडिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। ये बात किसने की है, कहां की है, ये आपको बताएंगे, लेकिन ये बात बहुत वजनी है और इसमें यकीन माने डरने की बात भी है और कुछ चीज़ें समझने वाली भी हैं। अच्छा, और जो दूसरी स्टोरी है हमारी वो भी इसी से कुछ रिलेटेड है। इंडिया के एक जनरल साहब हैं, उन्होंने मोदी साहब की सियासत खत्म करके रख दिया, फंसवा दिया है बुरी तरह से मोदी साहब को। ये जनरल साहब कौन है और क्यों ये मैं बात कर रहा हूं, ये भी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे। और जी नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इंडियन मेजर हैं जी, उन्होंने मतलब एक पागलपने की हरकतें शुरू कर दी हैं। इस जंग के बाद वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आपको रोना है या हंसना है। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट स्टोरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी फ्रांस के हवाले से, कि फ्रांस पाकिस्तान का जी मुतक़िद हो चुका है और वहाँ से तारीफ़ों पर तारीफ़ें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी तारीफ़ और आई है, ये भी आपको बताएंगे कि ये क्या है। और उसके बाद जो स्टोरी है आखिरी, वो मैं बताते हुए शायद आज बहुत खुश नहीं होऊंगा, लेकिन ये एक अलार्मिंग स्टोरी है। पाकिस्तान के अंदर दो इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिस पे बींगा पाकिस्तानी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो नहीं होने चाहिए थे। बहुत दर्दनाक कहानियां हैं, बहुत खौफनाक कहानियां हैं, ये आपको बताएंगे कि ये खबर क्या है, डिटेल से जानिएगा। और अब चलते हैं सबसे पहली स्टोरी की तरफ। जी, सबसे पहली जो स्टोरी आपको बताई थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एटमी जंग का खतरा है, ये बात की है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने, जो हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उन्होंने ये बात की एनुअल शंग्रीला डायलॉग में। ये बात बेसिकली हुई 2 दिन पहले, लेकिन इस चीज़ के ऊपर डिस्कस बहुत कम किया गया और मुझे लगा इस पॉइंट को उठाना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में बहुत सारे ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिनका रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दोनों मुल्कों के दरमियान में मुकम्मल तौर पे अमन हो सकता है। और उन्होंने एक जो बात की वो बहुत ही अलार्मिंग थी। उन्होंने कहा जी कि दूसरी दफ़ा अगर जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में तो हो सकता है इंटरनेशनल कुव्वतों को दरमियान में आके कोई सुलह सफाई करवाने का या सीज फायर करवाने का मौका ही ना मिले। मीन्स के जंग इस नहज पे या लेवल पे पहुंच चुकी होगी कि शायद कुछ बचा ही ना हो कि दरमियान में आके कोई सुलह करवाने की कोशिश करे। अब उन्होंने जिक्र किया यहाँ पे जी कश्मीर इशू के हवाले से, सिंतास के हवाले से उन्होंने जिक्र किया जी, जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कर रहा है इंडिया जो है। तो ये वो इश्यूज हैं कि जब तक इनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी आके इंडिया को प्रेशराइज नहीं करेगी और डायलॉग्स नहीं होंगे तो तब तक ये खतरा मुसलसल सर पे मंडलाता रहेगा। लेकिन मोदी को और बाकी उनकी गवर्नमेंट को या आरएसएस को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही और वो 1.5 अरब लोगों की जिंदगी को आराम से खतरे में डाल के बैठे हैं। उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों मुल्कों में जंग हो गई तो इन आम लोगों का क्या बनेगा, और वो सिर्फ पाकिस्तान को तंग करने के लिए और अपनी सियासत को चमकाने के लिए मुसलसल इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान इरिटेट हो। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अनिल चौहान साहब का इंटरव्यू आपने सुना होगा जी। जनरल अनिल चौहान साहब ने जी ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया, रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया, कुछ और जगह भी उनके इंटरव्यूज आए और उन्होंने मान लिया कि तैयारे गिरे हैं। बस ये नहीं बताया कि कितने, लेकिन गिरे हैं। इंडियन मीडिया ने शुरू में इस खबर को छुपाने की कोशिश की, फिर बाद में इसे छुपा नहीं पाए। अब इसका आउटकम ये आया है, ये खबर तो हम आपको पहले भी बता चुके थे। आउटकम ये है जी कि कांग्रेस खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि फौरी तौर पे इजलास बुलाएं और बीजेपी और मोदी साहब हमें नुकसानात की तफसील दें कि ये हुआ क्या था। कांग्रेस की सियासत बहुत अरसे से आप ये कह सकते हैं कि जवाल पजीर थी या पहले जैसी नहीं रह गई थी, और मोदी साहब जो हैं इन्होंने टेक ओवर कर लिया था वहां पे। लेकिन इस एक जंग के बाद, इन 4 दिनों के बाद उनकी सियासत भी रिवाइव हो गई है और वो मोदी को अब चैन का सांस नहीं लेने दे रहा। वो बार बार जाते हैं और बार बार मोदी से पूछते हैं कि भाई हमें बताओ हुआ क्या, हमें ये बताओ सीज फायर क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया का कहना था जी हम तो कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन मानते ही नहीं है। अब उन्हें यह भी जवाब देना पड़ रहा है कि अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों किया। इसी वजह से ट्रंप के खिलाफ कंपेन्स भी चल रही हैं वहां पर, और बीजेपी जो है ऑफिशियली अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कह रही, किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। हाँ, उनका सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं और आप जानते ही हैं वो कितना एक ऑथेंटिक है, और जो उन्होंने अपनी इज्जत गवाई है इस दफ़ा इंटरनेशनली, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद दुनिया में कभी कोई भी उन पर यकीन करने जा रहा है। और उसमें एक एलिमेंट और भी बहुत ज़बरदस्त है, वो जी ये है कि इंडियन जो फौज है, आपने अगर गौर किया हो तो उनकी तरफ से सिग्नल्स आ रहे हैं, और जाहिर बात है वो सिग्नल्स अपनी गवर्नमेंट के लिए हैं। पहले उनके एयर चीफ आते हैं और आकर ये कहते हैं, आपसे कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, हमने अपने वीलॉग में जिक्र भी किया था, कि उन्होंने कहा जी कि 48,000 करोड़ का तो अभी मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया है, वो एक तेजस नाम के समोसे का, वो जो उनका जहाज है,
اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کانٹریکٹ دے دیتے ہیں لیکن بہت عرصے تک ہمیں ڈیلیوریز نہیں ہوتی. 2021 میں بھی جو آرڈرز دیے گئے تھے وہ ابھی تک انہیں ڈیلیور نہیں کیے جا سکے, آلدو کہ وہ اکوپمنٹ بھی اس کام کا نہیں ہے کہ ڈیلیور ہو بھی جائے گا تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا زیادہ. جو رافیل لے کے نہیں چلا پائے تو وہ تیجس کے ساتھ کیا بہت کچھ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال انہیں ایک یہ ہے جی کہ میڈ ان انڈیا کوئی چیز ہے جی اور انہیں دی جا رہی ہے, یا جو بھی وہ ڈیفینس اکوپمنٹ لینے کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں جن میں بزنس مین اور پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ شامل ہوتا ہے, جس میں بہت سارے مودی صاحب کے دوست بھی ہیں, وہ اپنی کرپشنز کی نظر سب کچھ کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کی فوج کو ڈیلیور نہیں ہوتا, اور ان کے ایئر چیف نے برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ ہماری چیزیں یا ہمارا ڈیفینس اکوپمنٹ ہمیں ٹائم پہ نہیں مل رہا, اور یہ مودی گورنمنٹ کے منہ پہ تماچا تھا. انفیکٹ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے جو پاکستان کے سامنے انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اس کی وجہ یا اس کا بہانہ وہ یہ بنا رہے تھے کہ جی ہمارے پاس تو جو اکوپمنٹ ہے وہی پورا نہیں ہے, ہمارے پاس تو جہاز ہی جی پورے نہیں ہیں. اب اس کے بعد یہ جنرل چوہان صاحب نے مان لیا جی کہ ہمارے جہاز گرے تھے. اب مودی گورنمنٹ تو اس سے پہلے ماننے پہ ہی نہیں آ رہی تھی, گودی میڈیا تو یہ سب کچھ ماننے پہ ہی نہیں آ رہا تھا, وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں کچھ نہیں گرا کچھ نہیں گرا. اب جب خود تسلیم کر لیا ان کے جرنل نے تو اب انہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی. اسی کا بہانہ بنا کے کانگریس نے ایک پورا مدعا کھڑا کر دیا, اور کانگریس اب ان کی زندگی حرام کر کے بیٹھی ہے, اور بی جے پی کو اور مودی کو بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا. لیکن آپ اگر غور کریں تو یہ جو جنرل چوہان کا یہ جو ایکسیپٹنس ہے کہ ہاں یہ جہاز گرے تھے, تو یہ بھی مودی کے لیے ایک سگنل ہے جو انہیں بیسیکلی بتا رہے ہیں بھائی کہ ہماری تیاری اس طرح سے کمپلیٹ نہیں تھی اور اس طرح جنگیں نہیں ہوتی, اور لگ اس طرح سے رہا ہے کہ جیسے انڈین جو فوج ہے وہ بی جے پی کی کوئی ذاتی فوج بن کے رہ گئی ہے, اور اب ان میں بغاوت کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے. اگر وہ پروفیشنل آرمی ہیں تو وہ اس چیز کو ضرور فیل کر رہے ہوں گے کہ انہیں سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ تھی جی آج کی ہماری دوسری سٹوری. اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ, بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی. آپ کو میرے منہ سے اکثر ایک لفظ سننے کو ملا ہوگا جی, میجر گوبر آریہ. جی یہی میجر گوبر آریہ صاحب جو انتہائی ڈھیٹ قسم کے آدمی ہیں کہ جب بھی یہ ٹی وی سکرین کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جناب ان سے بڑا تو جی کوئی جنگجو اور فلاسفر ہی کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہی دیر بعد بندے کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تو شاید تھوڑا سا ذہنی طور پہ کھسکا ہوا ہے. تو یہ صاحب نے اب کیا کہا جب یہ ایکسیپٹنس کی جنرل صاحب نے جی کہ ہمارے طیارے گرے ہیں, جنرل چوہان نے جب ایکسیپٹ کیا تو اس کے اوپر جناب یہ میجر گورو آریہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا, کہتے ہیں جی مان لیا جی گرے ہیں, چلیں جی مان لیا 6 نہیں 16 گرے, اچھا پھر آگے ہم امیر ملک ہیں ہم دوبارہ لے لیں گے. مطلب بے شرمی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے. جنگ میں نقصان ہی ہوتا ہے, آپ امیر ہیں یا غریب ہیں نقصان ہی کہلاتا ہے. اور وہ بھی جب آپ ایئر سیکیورٹی چاہ رہے تھے پوری ریجن میں اپنی, اور آپ پورے ریجن میں بدماش بن کے گھوم رہے تھے اور ساروں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنا تو طاقتور ہی کوئی نہیں ہے, $86 بلین کا بجٹ ہے ان کی فوج کا, اور اس کے باوجود اگر پاکستان سے آپ تھپڑ کھا کے واپس گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوا, تھپڑ تو پڑ ہی جاتا ہے, یہ تو جی لڑائی کا حصہ ہے. تو یہ حالت ہے جناب ان میجر صاحب کی. میجر صاحب فرماتے ہیں جی کہ کوئی بات نہیں ہم تو امیر ملک ہیں اور لے لیں گے. مطلب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے نا, کون سا اس میجر نے خود دینا ہوگا اور کون سا مودی نے اپنی جیب سے دینا ہوگا. عوام کو دو جھوٹ بول کے اور بیوقوف بنائیں گے. ان کی وہ RSS مینٹیلٹی ویسے ہی وہاں پہ آج کل انہوں نے اوور کم کیا ہوا ہے, اور عام لوگوں کو یا شریف لوگوں کو تھوڑا ڈرایا ہوا ہے, تو لوگ بیچارے ویسے ہی کچھ نہیں بولیں گے, تو ان کا جو دل چاہتا ہے وہاں پہ کرتے پھر رہے ہیں. آلدو کہ اب انہیں کانگریس تھوڑی نتھ ڈال رہی ہے, وہ ان پہ پریشر ڈال رہی ہے, اور جو وہاں کی سین وائسز ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اب سوالات پوچھنے شروع کر دیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی سوال پوچھتا ہے اس کی شامت آ جاتی ہے, اور یہ گودی میڈیا اور یہ RSS کے لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری کی طرف, بہت امپورٹنٹ سٹوری جی. فرانس کے ایک پروفیسر ہیں اور ان کا نام ہے جی کرسٹوف جیفیرلو. یہ ماہر سیاسیات ہیں جی یہ, اور انہوں نے پاکستان کی تعریف کے پل باندھ دیے ہیں جی. یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا جو بھارت تھا, اور اس نے بہت بڑی غلطی کی پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے. پاکستان کی تیاری شاندار تھی, یہ ان کے ورڈز دہرا رہا ہوں میں. وہ کہتے ہیں جی پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور چین کی حمایت سے ناقابل شکست بن چکا ہے. آلدو کہ میں اس پوائنٹ میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ایک دنیاوی بالکل ٹھیک ہے, چائنا ہمارا بہترین دوست ہے, ہمارے ساتھ ہے, لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے بغیر ہمیں کوئی نہیں جتوا سکتا تھا. تو یہ جیت ہمیں اللہ نے دی ہے. دنیا میں ظاہری سی بات ہے, اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ ذریعہ بنتا ہے, یا دنیا میں چائنا نے واقعی ہمارا ساتھ دیا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم سب سے زیادہ شکر گزار ہمیشہ سے خدا کے ہوتے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک اسی طرح سے ترقی کرتا رہے, اور خدا ہمیں یہ ہمت اور طاقت دیتا رہے کہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں. اور
उन्होंने ये बात की है कि इंडस वाटर ट्रीटी पे तंग करना भारत की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और ये एटमी कुव्वत को छेड़ना, और ऑलरेडी जिसे आप देख चुके हैं, टेस्ट करके देख चुके हैं, कहते हैं टेस्टर आपने लगाया है और आपका टेस्टर ही सड़ गया है वहां पे, तो अब आपको खुद समझ जाना चाहिए। तो ये तारीफें अब आप इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के लिए हो रही हैं, तो खुश भी होते हैं, दिल करता है मतलब और भी इस तरह की चीज़ें पढ़ते रहें। यकीन माने जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो जज्बात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। बहुत अरसा हो गया था जी अपने मुल्क के लिए अच्छी चीज़ें सुने हुए, बहुत अरसा गुजर गया था कौम को यूनाइट देखे हुए, और एक परेशानी के आसार थे, और अल्लाह ताला ने इस तरह की एक चीज़ हमारे लिए क्रिएट कर दी हमारी फतह की सूरत में कि आज हम जहाँ देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि बस दिल खुश हो जाता है। लास्ट स्टोरी पे जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं और आपको बताता जाऊं अपने मुल्क के मुतालिक। यकीनन आपको सुन के खुशी होगी कि हमारा मुल्क अब ठीक राह पे गामजन है और अब हमारी पोजीशनिंग दुनिया में भी बहुत बेहतर हो गई है। आप अगर देखें तो अमेरिका, रूस और चाइना, तीनों सुपर पावर्स जो हैं वो पाकिस्तान को बैक कर रही हैं। अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नहीं थकता। डोनाल्ड ट्रंप वो बंदा है कि जिसके मुंह से तारीफ निकलवाना बहुत मुश्किल है, और उसने अपनी सबसे पहली जो तकरीर थी उसमें पाकिस्तान की तारीफें शुरू कर दी थी। उसके बाद अगर आप रशिया को लेते हैं तो रशिया जो है, जो स्टील मिल पाकिस्तान में है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो हमारे लिए बिल्कुल एक डेड स्टील मिल पड़ी हुई थी। उसके बाद अगर आप चाइना देखें तो वो तो पाकिस्तान के साथ खड़ा ही है, हर तरह से पाकिस्तान के साथ और भाइयों की तरह पाकिस्तान का साथ दे रहा है। एक दुनिया को चीज वाज़िह हो गई कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडिया के बराबर या उससे ज्यादा ताकतवर है, तो पाकिस्तान की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है वो बहुत मजबूत होगी। इसीलिए पूरी दुनिया उठ उठ के आपकी तारीफें कर रही है। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखें तो वो बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो लोन है वो IMF से आपको मिल चुका है। कोई $40 बिलियन का एक लोन आपको मिल रहा है वर्ल्ड बैंक से, जो 10 साल के लिए आपको मिलेगा, ठीक है, और ये 2026 से 2035 के दरमियान आपको मिलेगा, और ये किस्तवार आपको मिलता जाएगा। लेकिन ये है कि $40 बिलियन का ये लोन था जो पाकिस्तान को असाइन हो गया है, और ये सब कुछ देख के इंडिया को इस टाइम फुल टाइम आग लगी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के सदके वारी क्यों जा रही है, और पाकिस्तान के हालात अचानक अच्छे होने शुरू हो गए, और हमारे दुश्मनों को समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को वो हजम किस तरह से करें। और नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी 5वीं स्टोरी की तरफ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जी बहुत कोई अच्छी स्टोरी है। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है, और ये वो चीज़ है जिससे हमें शायद सबक लेना होगा। एक वाक़या है जी, कराची में हुआ ये वाक़या। वहाँ का एक पोश इलाका है डिफेंस, और वहाँ पे एक मोटरसाइकिल सवार थे। रात 8 बजे उनकी गाड़ी, एक जो उनकी बाइक थी वो एक गाड़ी से टकरा गई, और जिनसे टकराई जिन साहब से, उनका नाम था सलमान फारूकी। ये CEO हैं एक कंपनी के जी। और इन्होंने क्या काम किया कि ये नीचे उतरे, गार्ड्स वगैरह और ड्राइवर वगैरह इनके साथ थे। इन्होंने उसी गाड़ी में बिठा के उस नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसकी बहनें साथ खड़े होकर मिन्नतें करती रहीं, माफ़िया मांगते रहीं, लेकिन इस जालिम शख्स ने उन्हें छोड़ा नहीं और वहाँ पे उन्हें मारता रहा। उनकी दोनों बहनें भी वहाँ, उनका करीबी कहीं ऑफिस था जहाँ वो काम करती थी, और ये लड़का उन्हें लेने जाता था। लेकिन इस बदबख्त शख्स ने इस बुरी तरह से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया कि जिसने भी वो वीडियो देखी या उसका खून खौल उठा या उसकी आंखों में आंसू आ गए कि भाई ये कौन सा निज़ाम चल रहा है। और सोशल मीडिया पे जब ये वाक़या वायरल हुआ तो उसके बाद जो पुलिस है वो एक्टिव हुई। थोड़ा सा पुलिस से भी गिला है जी, थोड़ा सा इससे पहले एक्टिव हो जाया करें। सिर्फ वीडियो देख के या जो वायरल होने के बाद आपको पता होगा कि इसके ऊपर अब नोटिस लिए जाएंगे, तो उस वक्त नंबर बनाने के लिए तो सब करते हैं, लेकिन जब आपके पास एक आम या गरीब आदमी दरख्वास्त लेके आता है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि तब भी उस पर ऐसे ही रिएक्ट किया करें। तो ये एक वाक़या था जी, इससे तकलीफ हुई देख के कि एक ताकतवर शख्स किस तरह से एक गरीब आदमी को देख के किस तरह से रौंदने की कोशिश करता है। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि गुस्सा हमेशा गरीब पे ही आता है। अपने से ताकतवर या अपने से अमीर पे आपको गुस्सा बहुत कम आता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ आप पिट जाएंगे, खुद पिट जाएंगे। जहाँ आपको पता होता है आगे वाला कमज़ोर है, आपका हाथ भी वहीं उठ रहा होता है। अब जी चलते हैं जी अगली, इसी की इसी टाइप की एक स्टोरी है। बहावलपुर में दो बहनें हैं, दो बहनें थीं इनफैक्ट। एक की डेथ हो चुकी है और एक अभी हॉस्पिटलाइज हैं। ये एक घर में मौजूद थी बहावलपुर में, और भूख की वजह से बहुत दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था। भूख की वजह से एक का इंतकाल हो गया और दूसरी बेहोश थी, हमसायों ने बताया। तो वहाँ पे जब पुलिस पहुँची और बाकी इदारे पहुँचे तो एक को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, दूसरा का जनाजा करके उनकी तदफीन कर दी गई। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या हमें नहीं पता होता हमारे हमसाये में कौन रह रहा है? क्या हम नहीं जानते होते कि हमारे हमसाये में कोई भूखा है, कोई गरीब है? नहीं, हम जानते होते हैं, हम ढीठ हो जाते हैं। हम ये कहते हैं ये हमारा काम नहीं है।
یہ اس کے کسی رشتہ دار کا کام ہے، کوئی اور کر لے، ہم آگے نہیں بڑھتے۔ اگر ان دو بہنوں کے لیے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ عمر رسیدہ تھیں، اگر ان کے لیے کوئی آگے بڑھ کے مدد کرنے کی کوشش کرتا تو شاید جن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ زندہ ہوتی یا ان کے حالات بہت بہتر ہوتے۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے گھروں میں کون رہ رہا ہے، کس حالات میں رہ رہا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون اس میں غریب ہے، کسے مدد کی ضرورت ہے، تو کائنڈلی یہ ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی انسان میں یہ ہمت نہ ہو کہ وہ آ کے آپ سے مانگ سکے۔ تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔